नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्तइंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी उत्तराखंड सदन यह चाणक्यपुरी नई दिल्ली में मैं यहाँ हूँ। यह उत्तराखंड सरकार का एक आधिकारिक जो सदन है वो सदन है। आज की कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान में राज्यों का निर्माण, राज्य के निर्माण के लिए पिछले कई 2 दशक या उससे अधिक समय से जो राजनेता लोग या वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों के निर्माण के लिए बहुत सारी मशक्क़त, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचा गया कि राज्यों के निर्माण के बाद राज्य का विकास कैसे होगा, और अगर विकास नहीं होगा तो उस राज्य के जो आवाम है, उस राज्य के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। अस्सी के दशक के अंतिम वर्ष में दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद में यहाँ लोग आमतौर पे जब सड़कों पे चलता था, किसी असाइनमेंट में जाता था, तो वहाँ लोग बोलते थे, ओए बिहारी, ओए बिहारी। यह सुनकर मन में तकलीफ जरूर होती थी। दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं या दिल्ली से में जो प्रवासित लोग हैं जो काफ़ी दिनों से दिल्ली में रहते थे, होता यह था कि वो लोग बिहार के लोगों को देख के ओए बिहारी कहते थे। बिहार वाले या बिहार से जो प्रवासित लोग हैं वो लोग इन बातों को सुनकर तकलीफ़ जरूर होती थी। इसमें बोलने वाले अधिकतर दिल्ली के लोग थे, दिल्ली में जो सिख समुदाय के लोग। किसी भी राज्य से, मैं सिर्फ एक दृष्टांत बिहार का देता हूँ कि किसी भी राज्य से लोगों का जो पलायन है, लोगों का जो माइग्रेशन है, वो सिर्फ इसलिए है कि उस राज्य में जो आम ज़रूरतों की चीज़ है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, नौकरी की बात हो, रोजी रोटी की बात हो, कृषि की बात हो, उद्योग की बात हो, इन तमाम बातों की जो संभावनाएं होती हैं या उन तमाम बातों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार पूर्णतः विफल हो जाती है। परिणाम ये होता है, सभी जो भी लोग हैं, जो राजनेता हैं, चाहे विधानसभा में बैठते हों, संसद में बैठते हों, ये सभी लोग अपने अपने लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं और परिणाम ये होता है कि राज्य धीरे धीरे पिछड़ते चला जाता है। बिहार से उस जमाने में या आज भी जो लोगों का पलायन है वो इतना अधिक है। भारत का ही नहीं, विश्व का शायद ही कोई कोना होगा जहां पलायन नहीं है। आज उत्तराखंड सदन के सामने खड़े होकर इस बात को कहते या इस बात पे कहानी करते बहुत तकलीफ भी हो रही है कि आज उत्तराखंड के निर्माण को हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ। उत्तराखंड महज अभी 23.5 वर्ष हुए हैं। भारत में मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तराखंड को उस मतदान की जो आयु है उससे सिर्फ 5 वर्ष अधिक हुआ है, यानी 23.5 वर्ष की आयु उत्तराखंड की है। लेकिन आज उत्तराखंड की जो स्थिति है
चाहे उत्तराखंड विधानसभा में, चाहे भारत के संसद में बैठे नेता लोग, विधानसभा में बैठे नेता लोग, विधान मंडल में बैठे नेता लोग, राज्यसभा में बैठे नेता लोग, जो भी, चाहे जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चाहे कुछ भी बोल लें, हकीकत यह है कि उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए आज बहुत ही त्रासदी का समय। पहाड़ों से जिस तरह आज पहाड़ पिघल रहा है, पहाड़ जमीन पे आ रहा है, जो प्राकृतिक जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो पहाड़ पे अधिक हो गया है, उसी तरह पहाड़ से लोगों का पलायन हो रहा है। देखिए, यदि पहाड़ में आपके एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाए और मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए तो काफ़ी लोग जो 50 प्लस हैं या 60 प्लस हैं वो वहाँ रहने के लिए तैयार। वहाँ का वातावरण इतना सुंदर है और हरियाली जो है वो आपको इधर उधर हिलने नहीं देगी। आप कहते हैं कि आप यदि डांडा समझते हो, जहाँ जंगल हैं, जहाँ बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष हैं, वहाँ बैठ जाएं, आपको एसी से ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी, फ्रेश एयर। यहाँ तो आपको कूलर में तो नहीं, लेकिन एसी में आपको दरवाजे बंद करके बैठना पड़ता है। वहाँ आप ऊपर पहाड़ पे बैठ जाइए, आपको स्वेटर पहननी पड़ेगी। इवन इतना शुद्ध वातावरण, बीमार कम पड़ेंगे लोग। एक बात है, आजकल इतने मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, पहले तो इतना कुछ नहीं था। मरना तो सबको है, आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ जो इतनी फ्रेश एयर है आपके लंग्स को, फेफड़ों को इतने स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपको बीमार इतनी आसानी से नहीं होने देगी। हिंदुस्तान में तकरीबन 6,44,000 से अधिक गांव हैं। इस गांव में आज जो उत्तराखंड की स्थिति है, उत्तराखंड में तकरीबन 16,793 ये गांव उत्तराखंड की है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, ये सरकार का जो आंकड़ा है, उस सरकार के आंकड़े के हिसाब से उत्तराखंड में आज 10,000 से अधिक गांव खाली हो रहे हैं या खाली हो गए हैं। इसका वजह यह है कि उत्तराखंड में जो स्थिति बन रही है, उत्तराखंड में चाहे रोजी रोटी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, किसी भी तरह की कोई भी बात इस 24 वर्षों में वहाँ की जो सरकार है या वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। स्वाभाविक है कि पढ़ने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, और अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं तो वो हिंदुस्तान ही नहीं, विदेश तक अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। उत्तराखंड के लोगों की भी दशा इससे बेहतर नहीं है। उत्तराखंड के लोग भी अपने बाल बच्चे, चाहे वो सोचते हैं कि उनके पूर्वज पहाड़ पे जिस तरह से रहे, जिस मशक्क़त, जिस मजबूरी में रहे, वो अपनी जो उनकी ज़मीन थी, अपना जो घर था, अपना जो उनका वजूद था, उसे पकड़ कर रखे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, या यूँ कहें कि जैसे जैसे पहाड़ पिघलता गया, पहाड़ पे लोगों की नज़र लग गई, पहाड़ को लोग खरीदने लगे, पहाड़ को लोग तोड़ने लगे। प्राकृतिक जो दशा थी, प्राकृतिक दशा की को कुदशा बना दिए, यह सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए। परिणाम ये हुआ कि पहाड़ टूटने लगा। जब पहाड़ टूटा तो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो गांव है, जो घर है, वो टूटने लगा, और इसके बाद वहाँ से लोगों का पलायन शुरू हुआ। हिंदुस्तान में जितने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें उत्तराखंड एक अकेला राज्य है जहाँ पे पलायन कमीशन बनाया हुआ। सरकार की तरफ से एक पलायन कमीशन बनाया गया कि यह जांच करने के लिए कि लोग क्यों बाहर जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर सरकार को पलायन कमीशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई
तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा। हर एक व्यक्ति हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, तभी वो सरकार में गए। अगर सरकार में जाने के बाद उनकी संवेदनशीलता, उनका जनता के प्रति, उनका अपने प्रदेश के प्रति जो एक वेदना और संवेदना होनी चाहिए, वो समाप्त हो गई। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये उत्तराखंड सदन है चाणक्यपुरी का। इसके सामने में है तमिलनाडु हाउस। तमिलनाडु हाउस की भव्यता को देख के और जब उत्तराखंड सदन की भव्यता को देखता हूँ, तो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर दिखता है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का ये सदन बहुत ही दीन है, बहुत ही गरीब है, जबकि तमिलनाडु भवन को देख के लगता है कि तमिलनाडु बहुत ही बेहतर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना ये हुई है 9 नवंबर 2000 को, यानी आज से 24 वर्ष, 23.5 वर्ष पहले। यह उत्तराखंड 27वां राज्य भारत का घोषित हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को काटकर, जो पहाड़ का हिस्सा उत्तर प्रदेश का था, उसे काटकर उत्तराखंड बनाया गया। इसके जो बॉर्डर हैं वो उत्तर में ये चाइना के आसपास चाइना का बॉर्डर आता है, और फिर पूरब में नेपाल का बॉर्डर आता है। पहले ये उत्तरांचल और बहुत तरह के नाम, इसमें राजनीतिक पटल पे बहुत तरह के नाम आए थे, लेकिन अंत में 2006 में ये उत्तराखंड के नाम से सरकारी दस्तावेज में उभर कर आया। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड को काटा गया, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, ये 9 नवंबर 2000 यानी आज से करीब 23.5 साल पहले उत्तराखंड राज्य के अलग राज्य के निर्माण के बाद यहाँ पे जो विधानसभा बना, इस विधानसभा में 70 सदस्यों का विधानसभा बनाया गया। और फिर उत्तराखंड के लिए 5 विधानसभा के जो सदस्य या इसकी जो आबादी है उसके हिसाब से, इसका जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से यहाँ पे 5 लोकसभा के सदस्य बनाए गए। उत्तराखंड की जो आबादी है आज की तारीख में वो तकरीबन 1 करोड़ से अधिक है, और इसका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो क्षेत्र है 53,483 वर्ग किलोमीटर। औसतन इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है 189 स्क्वायर किलोमीटर 1000 व्यक्ति पे। की तरफ से आज से 10 साल पहले एक पलायन कमीशन क्यों बना? पलायन कमीशन, देखिए वो तो एक सोच बना दी। देखिए ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना। यदि आज की तारीख में भी यदि वहाँ एजुकेशन हो, कहते हैं जॉब हो, और कहते हैं पर्यटन स्थान हो, ये हो, तो लोग नहीं जाएंगे। यदि मुझे ये चीज़ें वहाँ मिल जाएं, मैं अपना फार्म हाउस बना लूँगा, क्या दिक्कत है? मैं अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटे हम वहीं रहेंगे, 2-4 महीने रहेंगे वहीं, 4-6 महीने रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी बात यह है, खाने के लिए आदमी, पहाड़ के आदमी को बहुत कुछ नहीं चाहिए कि भाई ये भी लाओ। मैं आपको सुनकर ताजुब होगा, मैं बड़ी इवन 5 स्टार होटल में पार्टियों में जाता, कुछ खाए बगैर नहीं खाता। आपने कोई नहीं, तो पहाड़ के आदमी की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल एजुकेशन ये तो चाहिए ना। अच्छा, ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यदि सरकारें, पिछली सरकारें इस बारे में सोचती, तो फिर यदि वहाँ ये होता तो लोग पलायन क्यों करते? अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको वहाँ से दिल्ली, ये बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े शहरों में क्यों लाते? क्योंकि बीमार हो जाए आपके पेरेंट, तो आपको कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं। 6-7 घंटे जाना, 6-7 घंटे आने, 14 वर्ष में तक कुछ भी हो सकता है।
तो वहाँ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। जहाँ डॉक्टर्स हैं वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है। एक तो ये होना चाहिए कि जो उत्तराखंड से कि उसमें एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन, वो वहाँ 5 साल के लिए 2 साल के लिए जरूर वहाँ करें। उनको ज़रूरी होना चाहिए कि 2 साल अब आप सर्विस देंगे तब। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की संख्या उत्तराखंड की जो आबादी है उससे कम हो गई है। उत्तराखंड में लोग नहीं रह रहे हैं। उत्तराखंड से लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। उत्तराखंड से लोग पलायित हो रहे हैं। इसका सिर्फ एक वजह है, सरकार तो बन गई, उत्तराखंड राज्य भी बन गया, विधानसभा के 70 सदस्य भी बन गए, लोकसभा में 5 सदस्य भी बैठेंगे, लेकिन इस 23 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद वहाँ के लोग जिस मशक्क़त से जितना आंदोलन करने के बाद उत्तराखंड राज्य का निर्माण किए, वो वहाँ के लोगों को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को जो उनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हो सकी। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजी रोटी की बात करें, खाने की बात करें, किसी भी तरह की बात करें, आज उत्तराखंड की स्थिति, भले वहाँ हरियाली है, वहाँ वृक्ष आज भी हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, भले पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं है। उत्तराखंड के निर्माण के बाद यानी 9 नवंबर 2000 के बाद उत्तराखंड को जो जिला मिला था वो जिला था 13 जिला, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चंद्रावती। पहले लोगों का क्या था, हमारी जो नीड्स थी वो लिमिटेड थी, खाना पीना, 1-2 पजामा कुर्ता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन आज आदमी को वो नहीं चाहिए। आदमी चांद पर जा रहा है, क्या उत्तराखंड का आदमी वहीं ज़मीन में, अच्छा फिर वहाँ की जो ज़मीन है वो सीढ़ी नुमा है, वहाँ बड़ी फार्मिंग नहीं हो सकती, ट्रैक्टर नहीं चला सकते, वहाँ बड़े इंस्ट्रूमेंट जो हैं लेटेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप उसमें कमाई के साधन नहीं ला सकते, अपने बच्चों को एजुकेशन या बेटर लाइफ नहीं दे सकते, इसीलिए लोग बड़े बड़े शहरों में आ गए। अब आपने कई जगह देखा होगा उत्तराखंड में ही, जैसे देहरादून है और हल्द्वानी वगैरह है, वहाँ जहाँ बड़े खेत हैं, खेती हो रही है, वहाँ फ्रूट्स लगा रहे हैं लोग, ऐसे फ्रूट्स जो हमने फॉरेन कंट्री से कभी सुना गया वहाँ होते हैं, वहाँ हो रहे हैं। गढ़वाल में, हमारे खुद ससुराल में सेबों के बगीचे हैं, मकानों के भी मतलब चारों तरफ बगीचे हैं, फ्रूट्स के बगीचे हैं। तो ऐसे अब दूसरी जगह भी, दूसरे गांव में भी, जहां मतलब जिस तरह का वातावरण हो, जिस तरह का सीज़न हो, उस तरह के फ्रूट के बगीचे लगा रहे हैं। लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को ये है कि हम बेटर लाइफ वहाँ भी ले सकते हैं। तो उसमें जो नौकरी है या एजुकेशन कर रहे हैं वो तो नहीं छोड़ के जाएगा, लेकिन लोग वहाँ पैदा कर रहे हैं चीज़ें, फ्रूट्स हैं और जो चीज़ें हैं जो वहाँ बन सकती हैं, हो सकती हैं, वो वहाँ कर रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग तो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग पहले उनको नॉलेज नहीं थी इस बात की
इस बात की नहीं पता था कि भाई हम ये भी कर सकते हैं। उनका यही था भाई घर लगाने हैं और अपने खाने के लिए जाए, बस वहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन लोग शहरों में आए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी गए, वहाँ उनको अवेयरनेस मिली, शिक्षा मिली, पता चला कि भाई हम ये चीज़ें भी वहाँ पैदा कर सकते हैं, ये चीज़ें अपने घरों में कर सकते हैं। तो लोग कर रहे हैं। अब देखने जाते हैं, वहाँ जो लोग हैं उनको सौंप देते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं और अपना विजिट करते रहते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1846 और 1893 तक समय के प्रवास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह कहा जाता है कि माइग्रेशन का जो चरम काल है, यह इसी अवधि को माना गया है। इस समय 50 लाख से अधिक लोग यूरोप को छोड़ के दूसरे देशों में आए। इसका मुख्य जो गंतव्य डेस्टिनेशन, इन लोगों का एक गंतव्य स्थान बना, उन 50 लोगों को जो वहाँ से माइग्रेट किए थे, उनका संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे करीब 38 लाख लोग रुके थे। कनाडा, यहाँ तकरीबन 7 लाख लोग रुके थे। फिर अर्जेंटीना, यहाँ भी 7 लाख लोग रुके थे। ब्राज़ील, यहाँ करीब 4,60,000 लोग। और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका में लोग रुके थे। यह जो पूरा कालखंड था, इस कालखंड में एक यह औद्योगिक क्रांति का युग था। यूरोप से अत्यधिक संख्या में लोग काम की तलाश में दूसरे जगह फिर पलायित हुए। यहाँ इन 1846 और 1893 की बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद विगत 76 वर्षों में 28 राज्य आज है, या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश आज है। आज़ादी मिलने के बाद जितने राज्य बने या जितने राज्य स्वतंत्र भारत को मिले, उन राज्यों में राज्य का निर्माण हो गया, लेकिन राज्यों का जो विकास होना चाहिए, राज्य में जो सरकार बनी, जनता के जो प्रतिनिधि बने, उनके द्वारा जो राज्य में विकास होनी चाहिए, जो शिक्षा की बात, रोजी रोटी की बात, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, ये तमाम बातें जो होनी चाहिए,
वो नहीं हुई। तो एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला रहा हूँ फ्री में, यहीं पर इंदिरापुरम में फ्री में 100-150 बच्चे हैं और फ्री में एजुकेशन चलाता हूँ अपनी पेंशन से। मैंने कई बार कई विलेजेस से बोला कि मैं वहाँ स्कूल वहाँ भी खोल देता हूँ, वहाँ लोगों को रख देंगे, मैं तो बार बार नहीं जा पाऊँगा, टीचर्स रख देंगे अपने उससे, मैं दूंगा, मैं तनख्वाह दूंगा, वहाँ लिख देंगे, लेकिन बच्चे हों कम से कम 50-60 बच्चे हों, तो कहीं इतने मिले नहीं। क्यों? जो यंग जनरेशन दिल्ली में पढ़ रही है या बड़े शहरों में पढ़ रही है, तो इतने बच्चे मिले नहीं। अदरवाइज मैं वहाँ अपने स्कूल का, उड़ान विद्या मंदिर है मेरे स्कूल का नाम, उसके ब्रांचेस खोल जाता और ख़ुद विज़िट करता, साल में 2-3 बार हर एक विलेज में जाता, भाई ठीक चल रहा है, बच्चों से मिलता, उनसे बातें करता, उनके देखता, टेस्ट करता, भी कुछ पढ़ा रहे हैं टीचर्स, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो मैं ये सब कर देता। लेकिन यदि ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट देखिए एजुकेशन तो पहले दादा अपने पोते को तभी रखेगा जब उसे पता है कि बड़े शहरों वाले एजुकेशन यहाँ मिल रही है उसे, ठीक है, अच्छा, और पोता और बेटा अपने माँ बाप को, दादा को तभी वहाँ रखेगा जब उस जगह सेफ़ हैं। यदि कोई बीमार हो जाते हैं उन्हें दवाई मिल जाएगी, तो वहाँ तो पैसा डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं मिलेगी, नर्स नहीं मिलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें सुनिए, ये सब पिछली गवर्नमेंट ने, मैं किसी गवर्नमेंट का दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब से उत्तराखंड बना तब से यदि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता तो आज ये जो पलायन की समस्या कह रहे हैं, जिसको पलायन कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। देखिए मैं कह रहा हूँ, हम खुद 5 जनरेशन से हैं, दादाजी सर्विस करते थे, पापा भी करते थे, हम भी करते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। यदि ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाती तो हम वहीं रहते, क्या दिक्कत है, अपने फार्म हाउस खोल लेते। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा का गठन किए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज नहीं, आने वाले दिनों में जो विश्लेषण करता है, आर्थिक विश्लेषण करता, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी विश्लेषण करता इस बात का विश्लेषण जरूर करेंगे कि 76 वर्ष आज़ादी होने के बाद इस देश में जितने राजनेता थे जो कल सड़क पर थे, कल जो सड़क पे पायजामा कुर्ता पहन के घूमते थे, भारत के मतदाताओं के पीछे पीछे चलते थे, आज वो इम्पाला और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन भारत का वो मतदाता आज भी सड़क पर ही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है उत्तराखंड। उत्तराखंड के निर्माण का सिर्फ आज 23.5 वर्ष हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड की स्थिति आज जितनी दयनीय है उतनी शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की नहीं होगी। उत्तराखंड के लोग आज जितने
भयंकर या भयावह स्थिति को जूझ रहे हैं। शायद भारत का कोई भी राज्य नहीं जूझ रहा है। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी दूसरे राज्यों से पलायन नहीं हो रहा है। भारत के सभी राज्यों से पलायन केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, यहाँ पे नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, गाज़ियाबाद हो, हरियाणा हो, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ है। लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आ रहे हैं। लेकिन ऊपर पहाड़ से, उत्तराखंड से जिस तरह से लोगों का पलायन नीचे की ओर हो रहा है, यह आने वाले दिन में पहाड़ के लिए एक बहुत ही अशुभ संकेत दे रहा है। उत्तराखंड से जो लोगों का पलायन हो रहा है, वो पलायन औसतन ये 4 तरह का है। एक है दैनिक, जो नित्य पलायन कर रहे हैं। दूसरा होता है एक मौसमी, मौसम के हिसाब से लोग वहाँ से पलायित होते हैं। तीसरा है आकस्मिक प्रवास और चौथा है अस्थायी। इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत सरकार के या उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ की जो सरकार है, उसके लाख दावे के हिसाब से उत्तराखंड से अस्थायी रूप से जो पलायन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज ये पलायन स्थिति ऐसी है कि वहाँ की जो संपूर्ण जनसंख्या है, उस जनसंख्या को वहाँ का जो अस्थायी पलायन है यह प्रभावित कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग आज जो 70, 80 या उससे भी अधिक उम्र के हैं, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पलायित होकर नीचे आए थे, समतल में आए थे नौकरी की तलाश या नौकरी करने के बाद जब जीवन का अंतिम बसंत आना शुरू हुआ है तो वो फिर चाहते हैं कि अपने घर, अपने पहाड़ पे जाए। लेकिन समतल पे रहना और पहाड़ पे जाने के बीच में ज़िंदगी और मौत का फासला है। यह नहीं जानते हैं कि अगर समतल पे रहेंगे तो शायद ज़िंदगी अगर 10 सांस ले सकते हैं तो 10 सांस ले पाएंगे, लेकिन इस अवस्था में अगर पहाड़ पे जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 और सांस ले पाएंगे, क्योंकि पहाड़ पे किसी भी तरह की जो सुख सुविधा है, अब आज की तारीख में आज़ाद भारत के 76 वर्ष में उत्तराखंड के निर्माण के करीब 23.5 वर्ष बाद भी वह सुख सुविधा नहीं है। करीब 70 विधायक वाली जो स्टेट असेंबली है, वहाँ की जो विधानसभा है, या फिर उत्तराखंड के जो 5 भारत के संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद, इन तमाम लोगों को अपने प्रदेश के बारे में चिंता नहीं है, इसलिए कि उन्हें 5 साल में मत तो मिल जाता है। मतदान चाहे जैसे हो, चाहे वो 50 वोट से जीतें या 10 वोट से जीतें, जीत कर विधानसभा अथवा संसद में आकर बैठ जाते हैं। चाहे राजनेता, चाहे विशेषज्ञ जो भी कह लें, लेकिन एक बात पक्का है कि उत्तराखंड के निर्माण होने के करीब 23.5 साल बाद आज भी जो पलायन की समस्या है, वो पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई है। आजकल बच्चों को रात के 12 बजे 10 बजे फ़ोन आते रहते हैं, 24 घंटे के नौकर हो गए। पहाड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि वहाँ जॉब मिल जाए तो लोग खुश हैं। मैं बताऊँ, जितनी टीचर्स को यहाँ तनख्वाह मिल रही है उससे 1/3 वहाँ मिल जाए, वो अपने वहाँ चले जाए, क्या दिक्कत है? उसका वहाँ कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। 2 टाइम की रोटी है, उसे बड़े बड़े होटलों का खाना नहीं पसंद है। वो मोटा अनाज खाता है, मोटे अनाज खा कर के ही आदमी वहाँ सुखी है, खुश है, सुखी है एंड हेल्दी है। जब TS रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पलायन आयोग का निर्माण किया गया।
यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पलायन आयोग है। व्यवस्था, सरकार, प्रशासन सभी इस बात से अवगत हैं कि वहां पलायन लोगों का बहुत अधिक हो रहा है। प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी जो राजनेता लोग हैं, विधानसभा के विधायक हैं या फिर दिल्ली के संसद में बैठे सांसद हैं, सभी लोग जानते हैं कि पलायन हो रहा है। पलायन के बहुत सारे आर्थिक जो कारण है, सामाजिक, चिकित्सा या अन्य सुख सुविधाओं के जो कारण है, उन तमाम कारणों के कारण पलायन हो रहा है। लेकिन इन विधानसभा के सदस्यों को या सांसदों को क्या करना है इससे?